नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए हिस्ट्री इतिहास का सेकंड पेपर। दोस्तों हिस्ट्री का सेकंड पेपर भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता। दोस्तों अति इंपॉर्टेंट सीरीज, वन वीक सीरीज की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, तो उन्हीं सवालों पर अध्ययन करने वाले दोस्तों। तो आप अंत तक जुड़े रहे। केवल और केवल अति इंपॉर्टेंट सवालों का संग्रह, केवल और केवल वन वीक सीरीज में से कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं सवालों पर दोस्तों डिस्कशन विस्तृत तरीके से करेंगे। दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको पूरा समझाने में, मेरी ताकत रहेगी दोस्तों। तो आप भी अपने इस नज़रों को इस स्क्रीन पर केवल और केवल समझने के लिए दोस्तों दृष्टि बनाए रखें और अंत तक जुड़े रहे दोस्तों, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आप अंत तक जुड़े रहे। यहीं से आज की क्लास का आरंभ होता है। हम पढ़ेंगे निबंधात्मक प्रश्नों में से इंपोर्टेंट सवाल। अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्नों की कुछ क्लासें हो चुकी है, तो उस क्लासों का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए। वहां से आप उस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक से दोस्तों उस जो भी क्लासेज अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक की हो चुकी है, तो उन सवालों को देख लेवे। ठीक है, तो आज की क्लास निबंधात्मक प्रश्नों को लेकर चलेगी, तो अंत तक जुड़े रहे। तो चलिए, तो दोस्तों हम आ चुके हैं निबंधात्मक प्रश्नों की ओर। निबंधात्मक प्रश्नों में केवल और केवल इंपोर्टेंट सवालों की, उन्हीं सवालों की ओर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में ये बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछने लायक सवाल है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट भी सवाल बनता है दोस्तों। काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, विश्लेषण हुआ है दोस्तों, इसलिए आज के क्लास में इस सवाल को इंक्लूडेशन किया है। तो दोस्तों आप अंत तक दोस्तों इसको ध्यान लगाकर पढ़े और देखें वास्तव में किस प्रकार मेरी कोशिश रहती है समझाने की। दोस्तों आप समझे। ठीक है, तो क्या है, प्राचीन भारत में तक्षशिला का शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के रूप में महत्व क्या है। तक्षशिला विश्वविद्यालय था, यानी प्राचीन जो विश्वविद्यालय थे पहले तो उसमें तक्षशिला जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो उसके बारे में दोस्तों क्या प्रमुख केंद्रों के रूप में बताइए दोस्तों। तो ये सवाल दोस्तों पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत की शिक्षा के प्रमुख केंद्रों का वर्णन कीजिए। दोस्तों सवाल सीधा पूछा जाएगा। आप दोस्तों ध्यान रखिए कि प्राचीन भारत की शिक्षा के प्रमुख कौन कौन से केंद्र है। प्राचीन भारत की बात हो रही है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, तो उसके बारे में दोस्तों आपको व्याख्या करनी होगी। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो पहला है नालंदा और तक्षशिला, दो विश्वविद्यालयों के बारे में डिस्कशन करना है। तो दोस्तों चलिए, प्राचीन भारत की शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे उसके बारे में थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पढ़कर समझाऊं। तो दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए, और वास्तव में अगर आप खुद की सीरीज पढ़ रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छे सवाल होंगे। तो वही आप दोस्तों मेरी गाइडलाइंस के अनुसार पढ़ें, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के रूप में निम्नलिखित संस्थाएं पर्याप्त विख्यात हुई है। कौन कौन सी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों, पहला तो है प्राचीन भारत के जो प्रमुख शिक्षा के केंद्र है, तो उसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं सदी में बंगाल के पल्लवीय शासक धर्मपाल ने बिहार प्रदेश में स्थित फालपुर से 25 मील दूर की थी। और किसने की थी। फालपुर, यानी कि बिहार में हुई थी। बिहार के भालपुर क्षेत्र में 25 मील दूर यहाँ से हुई थी। ठीक है, तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तो इसकी स्थापना पल्लव शासकीय धर्मपाल के द्वारा की गई। तो ये प्राचीन भारतीय शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो आगे बढ़ते एक और है विश्वविद्यालय, उसके बारे में। और दोस्तों इसके बारे में एक और पॉइंट है, वो लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, याद रखने लायक है कि अनेक बौद्ध मंदिरों और विहारों का निर्माण यहाँ कराया गया था। उन विहारों में कक्षों में व्याख्यान हुआ करते थे। वो विहार थे ना, तो उसमें विहारों में एक व्याख्यान, यानी कि वहाँ पर क्या शिक्षा की दृष्टि से जो भी व्याख्यान होते तो वो वहाँ पर हुआ करते थे। किसमें, यहाँ बौद्ध मंदिरों के अंदर। ठीक है, सर्वदा दर्शन और धर्म की चर्चाएं आयोजित की जाती थी। धर्म और दर्शन की जो सभा है, वो चर्चा है, वो आयोजित की जाती थी। यहाँ के अनेकानेक विद्वानों ने विभिन्न ग्रंथों की रचना की है। यहाँ पर विभिन्न ग्रंथों की विद्वानों ने रचना की। दोस्तों आप इस प्रकार एग्जाम में लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर प्रभावित और आपको नंबर देने में कंजूसाई ना करे। जिनका बौद्ध साहित्य और इतिहास में नाम है, जिसका बौद्ध साहित्य और इतिहास में नाम है, तो कौन कौन से ग्रंथ है, तो उसके बारे में। तो उन विद्वानों ने प्रसिद्ध रक्षित विचारन ज्ञानपद बुद्ध जतारी रत्नाकर शांति ज्ञानश्री मिश्र रत्न वज्र दीपशंकर आदि अभ्यशंकर आदि ये ग्रंथों की रचना की। दोस्तों तो ये ग्रंथों के नाम है और इम्पोर्टेंट दोस्तों, आपको जितने भी याद रहे तो वो आप जरूर एग्जाम में लिखे। तो आगे बढ़ते अगले विश्वविद्यालय की ओर। अब क्या है, वल्लभी विश्वविद्यालय। कौन सा, वल्लभी विश्वविद्यालय। कौन सा, वल्लभी। ठीक है, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात काठियावाड़ के
समुद्र के निकट स्थित वल्लभी एक ध्वस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह नहीं था दोस्तों। एक ध्वस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तो नहीं था ये वल्लभी, ठीक है, लेकिन अब बल्कि शिक्षा का भी प्रधान केंद्र था। ये क्या था? गुजरात की काठियावाड़ समुद्र काठियावाड़ के समुद्र के निकट, गुजरात का जो काठियावाड़ भाग पड़ता है तो काठियावाड़ क्षेत्र के निकट समुद्र है, तो वहां पर स्थित वल्लभी एक ध्वस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह नहीं था दोस्तों। एक बंदरगाह भी था, बंदरगाह तो नहीं था, बंदरगाह नहीं था, बल्कि शिक्षा का एक प्रधान केंद्र भी था। बंदरगाह नहीं, एक साथ ही साथ बंदरगाह होने के साथ ही साथ क्या शिक्षा का भी क्षेत्र था। कौन? वल्लभी, ठीक है, वल्लभी स्थान है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ विकसित हुआ, एक विश्वविद्यालय के रूप में वो विकसित हुआ उस वल्लभी क्षेत्र में। एक वल्लभी विश्वविद्यालय के तौर पर वहां पर एक क्या शिक्षा के केंद्र में विकसित हुआ। वो एक बंदरगाह भी था और साथ ही साथ में शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रिम था, तो इसलिए वो नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ विकसित हुआ। 7वीं सदी तक इसकी ख्याति देश के विभिन्न भागों में हो गई दोस्तों। 7वीं शताब्दी आते आते इसकी जो व्याख्या है, इस वल्लभी विश्वविद्यालय की बातें हैं तो वो पूरे विश्व में फैल गई। इस शिक्षा केंद्र में सर्वप्रथम बिहार का निर्माण राजकुमारी डड्डा ने कराया था, डिक्शनरी कराया था। यानी इस शिक्षा केंद्र में सर्वप्रथम बिहार का निर्माण, इस वल्लभी बिहार का निर्माण है वो राजकुमारी टड्डा के द्वारा करवाया गया था। और तदंतर उसके यानी समय के अंतर के बाद में तदंतर दूसरा बिहार राजा धरसेन ने 580 में बनाया था, जिसका नाम श्री बणपाद था। क्या था? जिसका नाम श्री बणपाद था। इस विहार का निर्देशन और प्रशासन आचार्य स्थिरमती करते थे। कौन करते थे? इसका प्रशासन और इसका जो प्रशासन और साथ ही साथ में इसका प्रशासन के साथ में इसका निर्देशन कौन करते थे? स्थिरमती करते थे, आचार्य स्थिरमती थे आचार्य, तो इसका क्या करते थे? संचालन करते थे। फिर इस संगी के अनुसार वल्लभी का महत्व नालंदा की तरह ही था। क्या किसकी तरह? इस वल्लभी का महत्व वो नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही था। यहाँ पर अनेक विशाल बौद्ध विहार मठ थी दोस्तों। यहाँ पर यानी कि वल्लभी विश्वविद्यालय की, और यहाँ पर क्या थी? बहुत ही बड़ी बड़ी मठें थी दोस्तों। किसकी? बौद्ध विहार मठें थी। 100 विहारों और से 1000 भिक्षुओं का विवरण स्वानवांग ने दिया है। बौद्ध शिक्षा का प्रधान केंद्र होने के कारण बौद्ध शिक्षा का प्रधान केंद्र होने के कारण दूर दूर के स्थानों से विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण पढ़ने के लिए आते थे। गंगा की तलहटी से अनेक ब्राह्मण भी अपने पुत्रों को यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते थे। किस विश्वविद्यालय की बात हो रही है दोस्तों? वल्लभी विश्वविद्यालय की बात हो रही है कि यहाँ पर बौद्ध शिक्षा का प्रभाव अधिक होने के कारण यहाँ पर दूर दूर से बौद्ध धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म के जो बच्चे हैं, तो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस वल्लभी विश्वविद्यालय की ओर भेजते थे। तो दोस्तों इस प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है दोस्तों। वास्तव में बहुत ही ईजी भाषा में आपके सामने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप समझिएगा क्या है कि स्थिरमती और गुणमती नामक विद्वान इसी विश्वविद्यालय की शोभा थे दोस्तों। शोभा का अर्थ हुआ यहाँ पर पढ़ाने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये स्थिरमती और गुणमती, यहाँ पर विद्वान का अर्थ हुआ यहाँ पर दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों शिक्षक बने हैं। तो इस शिक्षक के तौर पर यहाँ पर पढ़ाने का कार्य करते थे इसी विश्वविद्यालय में। तो बौद्ध शिक्षा का प्रसार इसी के कारण, इसी विश्वविद्यालय का शोभा बढ़ी है। तो इस शिक्षकों के कारण या स्थिरमती और गुणमती के कारण यहाँ पर बौद्ध शिक्षा का महत्व बढ़ा है और लोग दूर दूर से बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस वल्लभी विश्वविद्यालय की ओर अग्रसर हो रहे। तर्क, व्याख्या, व्यवहार, साहित्य आदि विभिन्न विषयों की शिक्षा यहाँ दी जाए। तर्क है, कोई भी तर्क है, तर्क वितर्क की बात, यानी कि बातों का जो निष्कर्ष निकलता है तो उसे तर्क कहा जाता है। तर्क हो, व्याकरण हो या फिर व्यवहार हो, किसी भी क्षेत्र का किस प्रकार का व्यवहार मनुष्य का, चाहे किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार का व्यवहार हो, तो उसका और साहित्य आदि का विभिन्न विषयों पर यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। और शिक्षा देने का कार्य कौन करता था? स्थिरमती और गुणमती यहाँ पर इस विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ाने का कार्य करते थे। तो दोस्तों भाई बहुत ही अच्छा सवाल था, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। दोस्तों आगे बढ़ते अगले विश्वविद्यालय की और अगले शिक्षा केंद्र की दृष्टि से। दोस्तों प्राचीन भारत में शिक्षा केंद्रों में से दो शिक्षा केंद्र हमने पढ़ लिए। तो अगला है शरावती नगर का शिक्षा केंद्र। कौन सा? शरावती नगर का शिक्षा केंद्र। दोस्तों इतना भी ये। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक और है अन्याय बौद्ध शिक्षा केंद्र। कौन सा? अन्याय बौद्ध शिक्षा केंद्र। यहाँ पर इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि उपयुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा केंद्र के अतिरिक्त अनेक बौद्ध शिक्षा केंद्र थे। दोस्तों यहाँ पर ये क्या था? बौद्ध शिक्षा केंद्र। कौन सा? अन्यायी बौद्ध। क्या पर? अन्यायी
अन्यायी नहीं दोस्तों, अन्यान्य बौद्ध शिक्षा केंद्र, ठीक है, अन्यान्य बौद्ध शिक्षा केंद्र उपयुक्त, जो उपयुक्त हमने तीनों विश्वविद्यालय पढ़े हैं, ठीक है, तो उन शिक्षा केंद्रों के अतिरिक्त अनेक बौद्ध शिक्षा केंद्र थे। कौन थे? बौद्ध शिक्षा केंद्र थे जहाँ पर विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। ऐसे बौद्ध विहार मठ बहुत थे, छोटी छोटी पाठशालाओं के रूप में विकसित हो गए थे। कच्छप बुद्ध संघाराम कच्छप बुद्ध संघाराम बौद्ध ज्ञान के लिए व्याख्यात थे दोस्तों। यहाँ पर बौद्ध ज्ञान अगर करना है तो यहाँ पर संघाराम बौद्ध ज्ञान के लिए एक व्याख्या के रूप में प्रदर्शित होते थे, यानी एक विकसित थे, विख्यात थे, जो 5 मंजिल में निर्मित हुआ था और जिसमें हजारों भिक्षुकों का क्या था, यहाँ पर हजारों भिक्षुकों का निवास करते थे। इस कौन सा शिक्षा केंद्र की बात हो रही है दोस्तों? अन्यान्य बौद्ध शिक्षा केंद्र के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एक कच्छप बुद्ध संघाराम में वो बौद्ध ज्ञान के लिए प्रसिद्ध विख्यात थे, ठीक है, और जो 5 मंजिले निर्माण में यहाँ पर विख्यात हुआ था, 5 मंजिलों के रूप में इस अन्याय बौद्ध शिक्षा केंद्र का निर्माण हुआ था और यहाँ पर भिक्षु अधिकतर निवास करते थे। अगले शिक्षा केंद्र की ओर बढ़ते, बहुत ही अच्छे हमने प्राचीन भारत के बौद्ध शिक्षा केंद्रों के बारे में पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं हिंदू शिक्षा केंद्रों को। बौद्ध प्राचीन भारत के कौन कौन से शिक्षा केंद्र थे उसका वर्णन कीजिए, ये सवाल था। तो हमने बौद्ध शिक्षा केंद्रों के बारे में पढ़ लिया। अब आ रहा है हिंदू शिक्षा केंद्रों के बारे में दोस्तों। प्राचीन भारत के कौन कौन से थे उनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। आप अंत तक जुड़े रहे। रामायण और महाभारत में वर्णित केंद्र दोस्तों, रामायण और महाभारत में वर्णित कौन कौन से केंद्र है शिक्षा के, तो उस हिंदू केंद्रों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए कौन कौन से रामायण और महाभारत में वर्णित केंद्र, रामायण और महाभारत में वर्णित शिक्षा के केंद्र कौन कौन से हैं, तो बस दोस्तों हिंदुओं की बात हो रही है। तो हिंदुओं में कौन कौन से केंद्र थे रामायण और महाभारत में, तो वहीं से हमें शिक्षा के कुछ केंद्रों के नाम मिलते हैं, तो वो देखते हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों से शिक्षा के केंद्रों का पता चलता है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों से शिक्षा के केंद्रों के बारे में पता चलता है। यहाँ उस युग के विद्यार्थी महान ऋषियों के सानिध्य में जाकर विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे। प्रयाग में संगम के तट पर महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। किसके, कौन सा था? यहाँ पर तट की बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर रामायण और महाभारत के कुछ ग्रंथों में हमें शिक्षा के केंद्रों के बारे में हमें पता चलता है। तो यहाँ पर प्रयाग के संगम के तट पर, किसके? प्रयाग के संगम के तट पर भारद्वाज, कौन सा ऋषि दोस्तों? ऋषि का नाम है भारद्वाज, ऋषि का आश्रम था। उसके सियारों और समुद्र वृक्ष और पुष्प लगे हुए थे। आश्रम के छात्रों द्वारा वेद पाठ हुआ करता था। आश्रम के जो भी छात्र थे, कौन सा आश्रम था दोस्तों? भारद्वाचार्य का, भारद्वाजाचार्य का ये आश्रम था। तो इस भारद्वाज का आश्रम में यानी कि जो इसके चारों ओर, इस आश्रम के चारों ओर सुंदर वृक्ष थे और पुष्प लगे हुए थे। आश्रम के छात्रों द्वारा वेद पाठ है वो किया जाता था, पढ़ा जाता था। इसी प्रकार आश्रम का चित्रकूट वाल्मीकि का था। इसी प्रकार का जो आश्रम था, तो उस आश्रम का चित्रकूट इसी प्रकार का वाल्मीकि का भी था, कि जहाँ पर वेद पाठ भी विद्यार्थी किया करते थे, जो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित था, जहां अध्ययन के लिए छात्र निवास करते थे। वशिष्ठ के आश्रम में भी ज्ञान प्रदान किया जाता था। किसके? वशिष्ठ के आश्रम में भी ज्ञान प्रदान किया जाता था। दोस्तों यहाँ पर शिक्षा केंद्रों के नाम बताए जा रहे हैं, तो आप दोस्तों जानते भी होंगे कि रामायण और महाभारत में ऋषि मुनि हुआ करते थे और ऋषि मुनियों के शिष्य हुआ करते थे। और तो शिष्यों, जैसे कि आज हम विद्यार्थी बोलते तो पहले जमाने में शिष्य बोलते थे, सॉरी शिष्य बोलते थे। तो शिष्य और गुरु, तो शिष्य जैसे कि यहाँ पर गुरुओं के नाम दे, जैसे कि भारद्वाज ऋषि का आश्रम, तो उस आश्रम में रहकर जो विद्यार्थी है वो शिक्षा प्रदान करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। जैसे कि भारद्वाज ऋषि है तो इसके आश्रम में, और साथ ही साथ में वाल्मीकि है तो वाल्मीकि का नाम आ गया यहाँ पर। यहाँ भी ये भी शिक्षा का केंद्र है, ये भी एक शिक्षा का केंद्र आश्रम है, ठीक है। और साथ ही साथ में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और ऋषि का नाम था वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि भी शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। तो वशिष्ठ ऋषि भी शिक्षा प्रदान किया करते थे। और मालिनी नदी के तट पर स्थित ब्रह्म काव्य का आश्रम था। किसका? ये भी दोस्तों ऋषि का नाम है कि ब्रह्मर्षि काव्य का आश्रम, ब्रह्म ऋषि काव्य, दोस्तों ऋषि का नाम है, काव्य ऋषि का आश्रम था। तो यहाँ पर भी शिक्षा प्रदान की जाती थी बच्चों को, ठीक है। आश्रम था ज्ञान गरिमा से संप्रभुत संप्रदक था, मनोरमा प्रतीक
मनोरम प्राकृतिक स्थल में स्थित होने के कारण वह आश्रम तपस्वियों और अध्येताओं के आकर्षण का केंद्र था। वहाँ अनेकानेक विधाओं और विभिन्न दार्शनिक विचारों पर विद्यार्थी व्याख्यान दिया करते थे, यानी विभिन्न प्रकार के जो अनेकानेक विधाएं होती थी और दार्शनिक विचारें होती थी। विधाएं अनेकानेक अलग अलग प्रकार की विधाएं और दार्शनिक विचार होते थे, उस पर क्या विद्यार्थी है वो व्याख्यान किया करते थे। इस तरह आश्रम महर्षि व्यास का था दोस्तों। महर्षि इसी प्रकार का आश्रम महर्षि व्यास, यानी कि यहाँ पर शिक्षा केंद्रों के नाम बताए जा रहे हैं दोस्तों। महर्षि व्यास का आश्रम था तो भी एक शिक्षा का केंद्र था, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। जो हिमालय पर्वत पर अवस्थित था उसके निर्देशन में सुमंत वैशंपायन जैमिनी आदि वेद का अध्ययन करते थे दोस्तों। यहाँ पर वेदों के नाम दे रखे, वेदों के नाम नहीं दोस्तों, कुछ मुनियों के नाम दे रखे, जैसे कि सुमंत है, वैशंपायन है, जैसे जैमिनी आदि वेद का अध्ययन है, यानी कि इस वेदों का अध्ययन करते थे ये लोग दोस्तों। लोगों के नाम दे रखे। तो नैमिसारण्य महर्षि शौनक का आश्रम था दोस्तों। महर्षि शौनक का आश्रम दे रखा है यहाँ पर। जो भी ऋषि थे और ऋषियों के आश्रम थे तो वही एक शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे। पहले जमाने की बात हो रही है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काशी, मथुरा काशी की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर काशी भी क्या एक शिक्षा का केंद्र था, यानी कि प्राचीन भारतीय हिंदू शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता था। तो विद्या और शिक्षा के क्षेत्र में काशी का महत्व वैदिक कालीन है। कैसा? वैदिक काल में यहाँ पर काशी का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा महत्व था। उपनिषद युग में काशी और प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हो चुकी थी, यानी कि यहाँ पर उपनिषद युग के रूप में यहाँ पर काशी, मथुरा काशी की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर एक क्या प्राचीन शिक्षा केंद्र, शिक्षा का केंद्र, यहाँ पर लोग है वो शिक्षा ग्रहण करने का कार्य करते हैं। हिंदू लोग भी जो भी थे तो वो यहाँ पर काशी में शिक्षा ग्रहण करते थे पहले जमाने की, यानी प्राचीन भारतीय शिक्षा केंद्रों की बात हो रही है दोस्तों। काशी का शासक अजात शत्रु, कौन सा दोस्तों? काशी का शासक था अजात शत्रु नाम था। इसके लिए ज्ञान, गरिमा, प्रतिष्ठा और विद्वता के लिए देश में अलग, यानी कि पूरे देश में ये विख्यात था। कौन? यहाँ पर एक शासक का नाम दे रखा है अजात शत्रु। तो ये अजात शत्रु नामक शासक है, वो काशी प्रदेश का शासक था। और यहाँ पर दूर दूर देश के विद्यार्थी काशी आते थे। क्यों आते थे दोस्तों? काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ काशी के शासक अद्वैसेन का पुत्र थे। यहाँ पर कौन थे? ये हम अजात शत्रु की बात कर रहे हैं। तो अजात शत्रु किसका पुत्र था? ये अश्वसेन के पुत्र थे। किसके थे? अश्वसेन के पुत्र थे। तो ये कहाँ के थे? ये 23वें जैन तीर्थकर कौन थे? अश्वसेन। तो अश्वसेन के पुत्र थे कौन? ये अजातशत्रु। और अजातशत्रु काशी के शासक थे और काशी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रिम, पूरे भारत में विख्यात शिक्षा के क्षेत्र में जाना जाता था। उन्होंने जैन धर्म के सर्वप्रथम आचार संहिता निर्मित की थी, यानी जैन धर्म में जो आचार संहिता नामक ग्रंथ है, क्या जैन धर्म में आचार संहिता नामक ग्रंथ है, तो उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? अश्वसेन के द्वारा ही की गई थी। महावीर स्वामी को उस पर विचार करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ऐसी स्थिति में काशी जैन और दर्शन का भी प्रधान केंद्र था। काशी जैन धर्म का भी साथ में हिंदू धर्म के साथ में जैन धर्म को लेकर काशी शिक्षा के क्षेत्र में काशी का जो शिक्षा केंद्र है वो जैन धर्म को लेकर भी शिक्षा प्रदान किया करता था। बुद्ध युग के काशी के महत्ता पूर्वत थी। वैदिक दर्शन, ज्ञान, तर्क, शिक्षा में काशी अग्रणी था, यानी कि ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और तर्क वितर्क, यानी कि किसी भी बात पर तर्क वितर्क, यानी कि उस पर विचार करने के बारे में बात करें तो उस पर दर्शन और ज्ञान क्षेत्र के बारे में तो यहाँ पर अग्रिम भूमिका रहती थी। किसकी रहती थी? काशी प्रदेश की रहती थी। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तक काशी में ही किया तथा सर्वप्रथम अपने ज्ञान का प्रसार यहीं से प्रारंभ किया, यानी कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपना ज्ञान लोगों के सामने पेश किया था। सबसे पहले भगवान बुद्ध ने एक वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो वहीं काशी में रहकर उन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया था। जातकों से ज्ञात होता है कि यहाँ के विद्यालयों में प्रवेश के लिए छात्रों की आयु कम से कम 16 वर्ष की होनी चाहिए थी। दोस्तों आगे दोस्तों
कश्मीर की बात हो रही है। और कश्मीर कौन था? एक शिक्षा का केंद्र था। किसके? हिंदुओं की शिक्षा का केंद्र कौन था? कश्मीर। प्राचीन काल से कश्मीर में जैन शिक्षा का प्रधान केंद्र था। कश्मीर है वो प्राचीन काल से जैन शिक्षा, दोस्तों किसकी? जैन शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। वह शैव धर्म का प्रधान केंद्र तो था। वो शैव, कौन सा धर्म? शैव धर्म का प्रधान केंद्र। शैव धर्म के बारे में तो आप जानते भी होंगे, शैव धर्म किसके बारे में होता है? तो शैव धर्म का प्रधान केंद्र भी था ही। साथ ही वह बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र में भी प्रमुख केंद्र था। दोस्तों कश्मीर की बात हो रही है तो कश्मीर शैव धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता था। सम्राट कनिष्क ने पहली सदी ईसा पूर्व चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में क्या नहीं कश्मीर के शासक कनिष्क। कश्मीर का शासक कौन था? कनिष्क, यानी कि प्राचीन भारत की बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर कनिष्क ने अपने जो ग्रंथ था, तो उस ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ था? बौद्ध संगीति। इस बौद्ध संगीति का आयोजन है वो कश्मीर से ही चालू किया था। तो यहाँ दर्शन, साहित्य, न्याय, ज्योतिष, इतिहास आदि के प्रतिभा संपन्न विद्वान हुआ करते थे। और साहित्य संस्कृति में अनेक ग्रंथों की रचना की थी। हरि विजय का रचनाकार रत्नाकर है। हरि विजय, दोस्तों आपने इस ग्रंथ का नाम तो सुना ही होगा। कौन सा? हरि विजय। तो हरि विजय का रचनाकार कौन था? ये रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर इस हरि विजय का रचनाकार था। फिर शिवांक का रचयिता था। शिव स्वामी शिवांक का रचयिता था। फिर भारत मंजरी और बोधिसत्वादान के केंद्र। दोस्तों यहाँ पर केंद्रों के नाम दे रखे हैं। जितने भी लेखक है और लेखकों ने ग्रंथों की रचना की है, तो उस ग्रंथों के बारे में दोस्तों यहाँ पर शिक्षा केंद्र की बात कौन थी? है शिक्षा केंद्र के रूप में तो कश्मीर जाना जाता है। आगे है धरा क्षेत्र भी एक शिक्षा क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। और ये हिंदुओं की शिक्षा के लिए बहुत ही अग्रिम पूरे भारत में विख्यात था। ठीक, पूर्व मध्य युग में यह नगर विद्या और ज्ञान का प्रधान केंद्र था। विद्या और ज्ञान के प्रधान केंद्र था। नवसाहस्करिषद के रचयिता पद्मगुप्त परिमल ने यहीं पर निवास करके अपनी रचनाएं की। 10 रूपक के लेखक धनंजय यशोरूपा का। दोस्तों हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि धारा एक शिक्षा के रूप में अग्रिम भूमिका के रूप में दोस्तों हिंदू की शिक्षा के लिए जाना जाता था। अगला कन्नौज। दोस्तों कन्नौज क्षेत्र भी शिक्षा के लिए बहुत ही अग्रिम भूमिका के लिए जाना जाता था। अगला है अनहिल पाटन। तो ये भी शिक्षा का केंद्र था। दोस्तों आज की क्लास में हमने एक अति इम्पोर्टेंट सवाल भारतीय शिक्षा केंद्रों के बारे में दोस्तों बात की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। अगर आप खुद की 1 वीक सीरीज पढ़ रहे तो आप अपने स्तर पर दोस्तों जरूर इस सवाल को देख कर जावे। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से पूछने लायक सवाल है। और मैंने भी अपनी पूरी कोशिश कर ली आपको समझाने की। तो दोस्तों अब मिलता हूँ, आपका अपना साथी अगली क्लास में मिलेगा। तो तब तक लिए अपने साथी को अनुमति दीजिए। तब तक लिए बाय बाय, धन्यवाद।